Hello everyone, welcome to Mission High Nursing Classes. I am Divyanshu Khandelwal, recently qualified AIMS NOTSET 2020 with All India NAC 152। तो आज CHO का एग्ज़ाम था, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एग्ज़ाम था। तो इसका जो आंसर की है वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अभी करंटली में इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है श्री रामनाथ कोविंद जी है। वो अपने इंडिया के अभी करंट प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एमटीपी एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1971 में एमटीपी एक्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन किया जा चुका है? इसका एलिमिनेशन किया जा चुका है। तो जो पोलियो डिजीज़ है उसका इंडिया से एलिमिनेशन किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपना 5th क्वेश्चन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का आह्वान किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, एम.एस. स्वामीनाथन जी ने ग्रीन रिवॉल्यूशन का आह्वान किया था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? ओके, स्वच्छ भारत अभियान जब मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को इंडिया में स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया था। पीएम जो अपने माननीय जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, तो इन्होंने इसका शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया जाता है? कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो गैसेज हैं उन सभी से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फीको ओरल के माध्यम से नहीं फैलता है? कौन से जो डिजीज़ है उसका जो प्रोसेस है वो फीको ओरल रूट से नहीं होती है? तो अपना जो मीजल्स है वो फीको ओरल रूट से नहीं होता है। बाकी के टाइफाइड, कोलेरा एंड हेपेटाइटिस ए ये सभी फीको ओरल रूट से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दस्त रोग में मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा है? ठीक है, डायरिया के अंदर किसी की पेशेंट की जो अगर डेथ हो रही है तो उसका मेन रीज़न क्या है? डिहाइड्रेशन। ओके, निर्जलीकरण इज द राइट आंसर फॉर अबाउट 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है निर्जलीकरण। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? अगर कोई 5 साल से छोटा बच्चा है तो उसकी डेथ हो रही है तो उसका मुख्य कारण जो डिजीज़ है इनमें से वो कौन सी है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जो इसका डायरिया की कंडीशन में 5 साल से छोटे बच्चों की डेथ मोस्ट कॉमन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों में सामान्य कैपिलरी रिफिलिंग टाइम है वो कितना होना चाहिए? ओके, नॉर्मल कैपिलरी टाइम है जो बच्चों में कितना होना चाहिए? तो 3 सेकंड से कम का जो टाइम है वो नॉर्मल चाइल्ड्स के अंदर होना चाहिए कैपिलरी रिफिलिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आप एक 6 माह के बच्चे के विकास का आकलन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, सामान्यतः निम्नलिखित में से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से 6 माह का बच्चा कौन सी एक्टिविटी को कर सकता है ये अपने से पूछा गया है। बच्चे छोटे वाक्य बोल सकता है, बच्चा चम्मच से स्वयं खाना खा सकता है, बच्चा स्वयं बैठ सकता है, बच्चा स्वयं उठकर खड़ा हो सकता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बच्चा स्वयं बिना किसी सपोर्ट के बैठ सकता है। क्वेश्चन 12 का आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जन्म के समय नवजात का वजन सामान्यतः कितना होता है? तो 2.5 to 3.5 kg जो है वो नॉर्मल बेबी का अपना वेट होता है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कंगारू मदर केयर प्रदान की जाती है वह कम से कम कितने समय तक प्रदान करनी चाहिए? ठीक है, तो ऑप्शन बी है, कम से कम 1 आवर के लिए केएमसी जो है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए तभी वो इफेक्टिव है, लेस देन 1 आवर के लिए वो इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबर रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, लेबर रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन ए 20 to 24 डिग्री सेल्सियस है जो लेबर रूम का टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो मानव के ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है? ठीक है, ह्यूमन मिल्क में जो पाया जाता है कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है? तो IgA एंटीबॉडी है जो मदर के मिल्क में अपने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर डी, BCG वैक्सीन का इंजेक्शन किस प्रकार लगाया जाता है? BCG वैक्सीन का इंजेक्शन है उसका रूट पूछा है बेसिकली, तो इंट्राडर्मली हम BCG वैक्सीन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोप्लिक स्पॉट किस बीमारी में देखने को मिलते हैं? तो जो मीजल्स है, मीजल्स के अंदर अपने को कोप्लिक स्पॉट देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, समेकित बाल विकास सेवाएं योजनाएं के लाभार्थी कौन से हैं? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है जो स्कीम चलाई गई थी, तो इसके मेनली बेनिफिशियरी कौन कौन है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन डी
6 वर्ष से छोटे बच्चे तथा जो फीमेल्स है, जो प्रेग्नेंट फीमेल है और जो ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाएं हैं, वो यहाँ पे इसके जो बेनिफिशियरी हैं ICDS स्कीम के। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? तो कैल्शियम का यहाँ पे स्रोत पूछा है, सबसे बढ़िया कौन सा है? तो दूध, मिल्क जो है कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? ओके, मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। तो प्रोटीन, फैट एंड जो कार्बोहाइड्रेट है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जबकि वाइटामिन्स जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट में नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स है? तो अपने को पता है ADE, K है जो है फैट सोल्यूबल विटामिन है, और जो अपना विटामिन C है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ से विटामिन E की सबसे अधिक मात्रा मिलती है? तो सनफ्लावर है। ओके, इसके जो ऑयल से अपने को विटामिन E की मात्रा हाई अमाउंट में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन E की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन C की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी है जो विटामिन C की डिफिशियंसी से होती है। नेक्स्ट 25, बच्चों के पूरक आहार मींस कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब शुरू कर देनी चाहिए? तो 6 माह की उम्र पर। ओके, 86 मंथ ऑफ एज जो बेबी की कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है उसको स्टार्ट कर देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है? तो प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन जो है वो अपने बॉडी रीबिल्डिंग न्यूट्रिएंट है, तो ये प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर फॉर अवर 26 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है? तेज बुखार, हल्का बुखार, आंखों में दर्द और जोड़ों में दर्द। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, हल्का बुखार अपने को नहीं मिलता देखने को, हाई फीवर अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है जो डेंगू के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें। क्वेश्चन नंबर 28, VVM का फुल फॉर्म पूछा है आपसे, वैक्सीन वाइल मॉनिटर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, 9 माह पर विटामिन A की डोज कितनी होनी चाहिए? तो वो है ऑप्शन बी, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट है वो जो विटामिन A की डोज होती है। क्वेश्चन नंबर 30, किसी वस्तु सतह को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त कराने के लिए अपने को कौन सा रसायन है वो हमें काम में लेना है? तो सोडियम क्लोराइड है वो अपने को उपयोग में लेना चाहिए। अब अगर कोरोना वायरस किसी भी सरफेस के ऊपर है तो हमें उसे क्लीन करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड यहाँ पे करेक्ट आंसर रहता है अपने। क्वेश्चन नंबर 31, मल्टीड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के इलाज की अवधि मिनिमम कितनी होनी चाहिए? ओके, कम से कम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए 18 मंथ। तो अपना करेक्ट आंसर रहेगा वो यहाँ पे रहेगा 20 से 24 माह की मिनिमम अवधि यहाँ पे अपने को देनी चाहिए मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के इलाज के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, गर्भवती महिला को टेटनस टॉक्सोइड के 2 टीके लगाने के बीच में कम से कम कितना अंतराल होना चाहिए? अगर 2 यहाँ पे वैक्सीन लग रही है टीटी की तो उनके बीच में जो है वो कितना गैप होना चाहिए यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है। तो कम से कम 4 सप्ताह का गैप यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है? तो BCG OPV हेपेटाइटिस बी, BCG OPV हेपेटाइटिस सी, BCG OPV पेंटावेलेंट। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए, BCG OPV हेपेटाइटिस बी जो है वो 8 बर्थ को बेबी को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कोविड-19 बीमारी का कारक क्या है? कौन इसका जो मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है वायरस। तो अपने को पता है कोरोना वायरस। ओके, तो वायरस इज द करेक्ट आंसर फॉर अवर 32 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होनी चाहिए? तो ये तो सभी को पता ही है, 206 जो है हड्डियां हैं वो मानव शरीर में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, टीबी की जांच के लिए किए जाने वाले ट्यूबरकुलिन टेस्ट को क्या कहते हैं? उसे हम मॉन्टॉक्स टेस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो लीवर इज द करेक्ट आंसर फॉर अवर 37 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टिस द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन इज द करेक्ट आंसर फॉर 38 नंबर क्वेश्चन। 39, लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? तो लीवर में कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, यदि किसी आबादी समुदाय में कोई संक्रमित रोग के पहले रोगी को क्या बोलते हैं? अगर किसी कम्युनिटी के अंदर कोई कम्युनिकेबल डिजीज से अगर कोई पेशेंट है, कोई पर्सन है वो इन्फेक्ट हो रहा है, तो इस पर्सन को अपन क्या बोलते हैं? तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी केस। बट अगर यही पर्सन अगर डायग्नोसिस हो जाए किसी भी डिजीज़ के लिए, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर आके उसका डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए, तो फर्स्ट डिजीज डायग्नोसिस को अपन बोलते हैं इंडेक्स केस है। तो वो पर्सन अपना इंडेक्स केस मिलता है जब हम उसकी डायग्नोसिस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, राजस्थान की शिशु मृत्यु दर कितनी है? ओके, अपने पूछा है आपने इन्फेंट मोर्टलिटी रेट पूछी है अपने को कितनी है, शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो अपना ऑप्शन सी जो है वो 37
पर 1000 लाइव बर्थ है उनके ऊपर 37 जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट अपने को देखने को मिलती है। नेक्स्ट BMW से क्या तात्पर्य है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा है अपने को, तो बायोमेडिकल वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43, रक्तचाप मापते समय इंस्ट्रूमेंट की नलियों ट्यूब्स को हाथ के किस ओर रखना चाहिए, तो अपना करेक्ट आंसर जो रहेगा वो 43 के अंदर रहेगा, बी अंदर की ओर होनी चाहिए। ठीक है, ये जो अपना अगर हाथ अगर यहाँ पे अपन वो लगाते हैं तो यहाँ पे जो ट्यूब्स होती हैं जो इन्फ्लेट डिफ्लेट करने के लिए, वो अपने जो मीडियली है उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है, तो वो है 2.24, तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर है 2.2। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 45, टाइफाइड बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो वाइडाल टेस्ट जो है अपने टाइफाइड बीमारी का पता लगाते हैं, टाइफाइड डिजीज़ का। एंड क्वेश्चन नंबर 46, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है WHO का। क्वेश्चन नंबर 47, जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम ब्लीचिंग पाउडर को अपने यहाँ करेक्ट मानते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर 47, जल के शुद्धिकरण के लिए ब्लीचिंग पाउडर को काम में लेते हैं। एंड 48, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ओके प्राइमरी हेल्थ सेंटर औसतन कितनी आबादी के लिए स्थापित किया जाता है, तो वो यहाँ पे अर्बन एरिया और ट्राइबल एरिया के अंदर काम में लेते हैं। अगर उसका देखें तो ऑप्शन नंबर 3 30,000 के ऊपर अर्बन एरिया के अंदर और 20,000 के ऊपर ट्राइबल एरिया के अंदर PSC की स्थापना होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वर्तमान में राजस्थान की मातृ मृत्यु दर कितनी है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कितनी है, तो ये अभी वर्तमान में कितनी है 164 है, तो ऑप्शन के अंदर ये 164 है नहीं, तो इसके आसपास कोई रिलेटिवली आंसर देना होगा, तो अपन 200 पर 1 लाख अपन करेक्ट मान सकते हैं, बट ये एग्जामिनर पे डिपेंड है, कोई वो 150 माने या फिर 200 माने। ओके नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, देश में पिछली जनगणना कब की गई थी, लास्ट सेंसस कब की गई थी, तो वो की गई थी 2011 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती है, वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है वो इंडिया में रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो रहेगा ऑप्शन सी 17% इंडियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड की जो इंडिया में रहती है, सॉरी वर्ल्ड पॉपुलेशन है जो इंडिया में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, पीने के पानी में फ्री रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 0.5 mg पर लीटर है वो पीने के पानी में फ्री रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा होनी चाहिए। 53 क्वेश्चन अपना, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब लागू की गई थी, तो 2000 के अंदर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब किया गया था, NRHM का शुभारंभ कब किया गया था, तो ऑप्शन नंबर अपना सी है वो करेक्ट रहेगा, 2005 के अंदर NRHM की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 55, आशा सहयोगिनी सामान्यतः कितनी आबादी के लिए सेवाएं प्रदान करती है, तो 1000 पॉपुलेशन के ऊपर एक आशा अपने को चाहिए होती है, तो 1000 पॉपुलेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर 55 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन कर दिया गया है, एलिमिनेट कर दी गई है, सो ऑप्शन सी नारू रोग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार जन्म का पंजीकरण कितनी अवधि में करवा लेना चाहिए, सो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी 21 डेज के अंदर बर्थ एंड डेथ का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए करंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, पहले ये 14 डेज का था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वो है 58, मीजल्स वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो मीजल्स वैक्सीन हम सबक्यूटेनियसली लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, एक वयस्क आदमी का बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 20 to 25 नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स है वो होना चाहिए, 18.5 to 24.9 जो है वो नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स होता है, तो यहाँ पे 18 है नहीं, तो यहाँ पे 20 to 20.5 रिलेटिवली अपने को आंसर करना है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर 59 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, बच्चों में दस्त रोग के इलाज के लिए ORS के साथ निम्नलिखित में से क्या दिया जाता है, तो कैल्शियम, आयरन, विटामिन एंड जिंक, अपना करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा जिंक को हम बच्चों में ORS के साथ में देते हैं। जिंक क्या करता है बॉडी में जाके, एक तो ये जो न्यूट्रिएंट है जो भी एलिमेंट्स है ये जो मिस इम्बेलेंस हुए हैं उनको मेंटेन करता है बॉडी में, एंड सेकंड इसका रोल होता है कि जो भी इंटेस्टाइनल लिम्फोसाइट है उसको ये डेवलप करवाने में हेल्प करता है, और जो कि फिर इंटेस्टाइनल लिम्फोसाइट जो एक्यूट डायरियल डिजीज़ है उसका जो पैथोजन है उसको किल करने में हेल्प करती है। जिंक कितना देना चाहिए, मोर देन अगर 6 मंथ का अगर बेबी है तो उसको 20 mg है जिंक पर डे देना चाहिए, और लेस देन 6 मंथ का है बेबी तो उसे हम 10 mg पर डे देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टपार्टम
हेमरेज में कौन सी दवा काम में नहीं ली जाती है? सो ऑप्शन सी मिफेप्रिस्टोन को हम यहाँ पे काम में नहीं लेते हैं। बाकी ऑक्सीटोसिन, मेथार्जिन एंड मिजोप्रोस्टोल को हम पोस्टपार्टम हेमरेज में काम में लेते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए। 61 का आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। प्रसव की समाप्ति तिथि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का पता लगाने के लिए लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से कितने दिन जोड़ने चाहिए? ठीक है, कितने दिन जोड़ने चाहिए? तो निगल्स का फॉर्मूला है वो ऑप्शन नंबर सी 9 मंथ एंड 7 डेज को ऐड करना चाहिए। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर अवर 62 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती महिला में सामान्य श्वसन दर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है वो कितनी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी 18 to 20। ओके, नॉर्मली ये कितनी होनी चाहिए? 18 प्लस की ये रेस्पिरेशन जो रेट है वो नॉर्मली 18 प्लस होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो अपन मानेंगे वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। फिटोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड गर्भधारण की कितनी अवधि के बाद सुनी जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 20 वीक्स के बाद में अपन फिटोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड है वो सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितने से कम होने पर गर्भवती महिला को एनीमिक कहा जा सकता है? तो बिलो 11 अगर किसी फीमेल के HB लेवल है तो उसे हम एनीमिक बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। IUCD का क्या तात्पर्य है? इसका फुल फॉर्म पूछा है आपसे। तो इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो IUCD का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। सामान्यतः फीटल हार्ट रेट कितनी होती है? तो 120/160, 120 to 160 जो है पर मिनट अपनी जो फीटल हार्ट रेट है वो नॉर्मली होती है। सो क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर सी है। 68 क्वेश्चन, प्रत्येक डिलीवरी के पूर्व में कौन कौन सी जांचें होनी चाहिए? ठीक है, जो कौन सी जांच है जो हम डिलीवरी से पहले करवाते हैं फीमेल की? सो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर और यूरिन एल्बुमिन है उसकी हम जांच करवाते हैं बिफोर एवरी डिलीवरी। क्वेश्चन नंबर 69। एक गर्भवती महिला को 4 माह के गर्भ पर टीटी का पहला टीका लगा था। अब वह 8वें माह में जाँच हेतु आई है। आप टीटी के टीके के बारे में क्या निर्णय लेंगे? तो कोई भी ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस उसे अपने यहाँ पे एक टीका लग चुका है तो अपन उसको दूसरा जो टेटनस का टीका है वो लगा देंगे। तो अपना करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। हीमोग्लोबिन की मात्रा की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा N/10 HCl। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 70 का, जिसकी मदद से हीमोग्लोबिन की जांच में ये इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71। गर्भवती महिला को कौन से संक्रमणों से के लिए जांचना चाहिए? ठीक है, गर्भवती महिला को कौन कौन से संक्रमणों के लिए जांचना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी। HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस है जो इन सभी के बारे में डायग्नोसिस करना चाहिए अपने को कि फीमेल को है या नहीं है, ताकि हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो है वो ले सकें बेबी के लिए। क्वेश्चन नंबर 72। पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में कितने घंटों का अंतराल होता है? नॉर्मली अपने गैप पूछा है कि कितने घंटों का गैप होता है अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के अंदर। सबसे पहले इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो होता है 4 सेंटीमीटर का। तो 1 सेंटीमीटर = 1 हार। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 4 सेंटीमीटर का गैप होता है तो 4 घंटे यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 72 के अंदर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के कितने समय पश्चात जो न्यूबॉर्न है उसको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देनी चाहिए? तो नॉर्मली एज सून एज पॉसिबल नॉर्मल डिलीवरी के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग को स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 1 घंटे के भीतर उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। 2 घंटे के बाद चिकित्सक के कहने के बाद ही या 6 घंटे बाद ये काफ़ी लेट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। और वैसे भी ऑप्शन एज अर्ली एज पॉसिबल हम उसको जो फिटस को है जो न्यूबॉर्न बेबी है उसे हमें ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 74। सामान्य प्रसव में औसतन कितना ब्लड लॉस हो जाता है? तो नॉर्मल जो डिलीवरी के अंदर 500 ml का जो ब्लड लॉस है वो नॉर्मली देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75। बायोमेडिकल वेस्ट रूल के अनुसार प्लेसेंटा को कौन सी बैग में डालते हैं? तो येलो बिन के अंदर प्लेसेंटा को डाला जाता है क्योंकि ये है ना ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट पार्ट है प्लेसेंटा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण क्या है? ओके, भारत में मातृ मृत्यु मैटरनल मोर्टेलिटी का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका मेन कारण क्या है? हेमरेज इसका मेन कारण है। जो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है वो इसका मेन रीज़न है मैटरनल मोर्टेलिटी का। क्वेश्चन नंबर 77। असुरक्षित यौन संबंध अनप्रोटेक्टेड कोइटस के कितने समय के भीतर आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली लेने
से गर्भ ठहरने की संभावना कम होती है। बेसिकली ये पूछा गया है कि अभी अनप्रोटेक्टेड से अगर किसी का हुआ है तो कितने घंटों के बीच में अपने को जो कॉन्ट्रासेप्टिव टेबलेट्स है वो लेनी चाहिए ताकि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट ना हो। तो विद इन 72 आवर्स के अंदर हमें ये गर्भ निरोधक जो गोली है वो लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसवोत्तर बंध्याकरण पोस्टमार्टम स्टेरिलाइजेशन प्रसव के कितने समय पश्चात किया जाना चाहिए? तो ये नॉर्मली होना चाहिए 24 आवर टू 7 डे के बीच के अंदर ये पोस्टमार्टम स्टेरिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, वेसेक्टोमी के कितने समय तक किसी को परिवार योजना का अन्य तरीका इस्तेमाल करना चाहिए? ठीक है, अगर किसी पर्सन की वेसेक्टोमी की गई है, मेल की वेसेक्टोमी की गई है, वास्ट डिफरेंस को यहाँ पे कट लगता है, लाइगेट किया जाता है और फीमेल के अंदर होती है ट्यूबेक्टोमी। तो वेसेक्टोमी को अगर किसी पर्सन की हुई है तो उसको अपन क्या एजुकेट करेंगे कि आपको कितने टाइम तक और अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड काम में लेने हैं। तो इसकी जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है वो होता है 3 मंथ तक उसको अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है उसको काम में लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में करेक्ट आंसर 79 में क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी 3 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, लेवोनोर्केस्ट्रोल एंड LNG इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को कितने समय में बदल लेना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए 5 ईयर। क्वेश्चन नंबर 81, NETEN नोर एथिड्रोन एनान्थेट गर्भधारण से कितने समय के लिए बचाता है? 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह। तो क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी 2 माह तक ये हमें जो फीमेल्स को है वो गर्भधारण से बचाता है। तो ये बेसिकली हमने जो प्रीवियस टेस्ट सीरीज चलाई थी, अभी 2 ही टेस्ट सीरीज हमने लेके आए हैं, तो उन सभी के अंदर से 7 क्वेश्चन हमने यहाँ पे वहाँ डिस्कस कर लिए थे जो हमारे CHO के एग्जाम में पूछे गए हैं आपके। आशा करता हूँ कि आपने वो टेस्ट सीरीज देखी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, IUCD का सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रतिकूल प्रभाव किसे माना गया है? जो इसका साइड इफेक्ट है वो बेसिकली क्या है? तो एक्सेसिवली मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो IUCD का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर कोई फीमेल को IUCD लगाई गई है तो इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है कि वो मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग है उसको बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 83 क्वेश्चन। HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? तो ऑप्शन डी वेस्टर्न ब्लॉट तथा एलाइजा जो टेस्ट है, ये सभी अपन HIV का संक्रमण का पता लगाने के लिए ये टेस्ट हम कंडक्ट करवाते हैं। तो 83 का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली पोषण संबंधी कमी कौन सी है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा पोषण संबंधी कमी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है जो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, विश्व में किशोरावस्था में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो सड़क दुर्घटना, रोड एक्सीडेंट जो है वो हाईएस्ट कारण माना जाता है किशोरावस्था में मृत्यु का। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो पाया जाता है पुरुषों में, महिलाओं में, पुरुषों में यौवन के समय, पुरुषों तथा महिलाओं दोनों में। तो बेसिकली हम बात करें टेस्टोस्टेरोन की तो ये मेल एंड फीमेल दोनों में पाया जाता है, जबकि फीमेल के अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है और मेल के अंदर ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है मेल के ग्रोथ के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन ए केवल पुरुषों में। बट अगर देखें तो ये महिलाओं के अंदर भी होता है, तो ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो इसका करेक्ट आंसर क्या मानता है। अपने हिसाब से इसका आंसर है वो केवल पुरुषों में। 86 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर बालक बालिकाओं में डीवॉर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल की कितनी डोज की रिक्वायरमेंट होती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी 400 mg OD है, उसको अपन देते हैं फीमेल जो किशोर अवस्था में बालक बालिकाओं को डीवॉर्मिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 का करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी 400 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर संक्रामक रोग किसे बोलते हैं? ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क द्वारा नहीं फैलते हैं इन्हें हम बोलते हैं गैर संक्रामक रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वयस्क व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 130/80, 139/89 mm/Hg है जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है किसी भी सामान्य व्यक्ति का, किसी भी वयस्क व्यक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, मधुमेह के रोगी के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? तो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया ये सभी इसके मेन सिम्टम्स होते हैं डायबिटिक मेलिटस के अंदर। 90 क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति में HbA1c की मात्रा कितनी होती है? तो ये नॉर्मली होनी चाहिए 6.0% से कम होनी चाहिए।
नॉर्मल HbA1c की, ये किसके लिए किया जाता है ये टेस्ट? ये बेसिकली टेस्ट किया जाता है डायबिटिक मेलिटस के लिए। इसके अंदर हमें प्रीवियसली 90 डे की हिस्ट्री पता लगती है किसी भी पेशेंट के अंदर, ये चेक करते हैं। तो ये मेनली हीमोग्लोबिन के ऊपर, जो भी हीमोग्लोबिन से ये पता लगता है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, 6.0 से कम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92, किसी वयस्क में रैंडम ब्लड शुगर की कितनी मात्रा से मधुमेह का संदेह होना चाहिए? रैंडम ब्लड शुगर का लेवल कितना होना चाहिए कि उस पर्सन को लगे कि ये उसको डायबिटीज़ हो सकती है या उसको डायबिटीज़ है? तो रैंडम ब्लड शुगर का पूछा है अपने को यहाँ पे, तो 140 mg/dl से अगर ज़्यादा हो रैंडम ब्लड शुगर, तो उसे हमें, तो उस पर्सन को लगना चाहिए कि उसको इन फ्यूचर में डायबिटिक की कंडीशन हो सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, मधुमेह की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जटिलता कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो अगर जो डायबिटीज़ है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है? बेसिकली हम डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें इंसुलिन ओवर का और एंटी डायबिटिक ड्रग है उनका हम यूज़ में करते हैं। तो अगर इंसुलिन की डोज अगर ज़्यादा लग जाए तो उसके मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? हाइपोग्लाइसीमिया। डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है, इंसुलिन ट्रीटमेंट देते हैं, तो इसकी जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो है हाइपोग्लाइसीमिया। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 94, मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार फैलता है? अपनी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कैंसर का माध्यम कौन सा है फैलने का? जो कैंसर का मेटास्टेसिस है वो किस वे से होता है? तो लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से और रक्त के माध्यम से। ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, तो अपना ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर है कैंसर के ट्रांसफॉर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, निम्नलिखित सभी कारण स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम बढ़ाते हैं सिवाय एक के? तो लेट मेनोपॉज, अत्यधिक वजन, कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध, शारीरिक व्यायाम न करना। तो शारीरिक व्यायाम न करना ये कोई रिस्क फैक्टर यहाँ पे नहीं है इन सभी को देखते हुए। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर अवर 95 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि अगर कोई फीमेल एक्सरसाइज नहीं कर रही है तो उसे इन फ्यूचर में ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क हो। ठीक है, एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट ये इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन अपना डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 96, ब्रेस्ट की जांच करने के लिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसका उपयुक्त समय पूछा है, बेस्ट टाइम पूछा है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। महामारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके प्रथम दिन के 7 से 10 दिन के बाद में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए फीमेल को। ओके, नेक्स्ट 96 का जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान तंबाकू सेवन से क्या हो सकता है? ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, इस टाइम पे अगर कोई फीमेल है वो तंबाकू, स्मोकिंग या एल्कोहल का यूज़ में लेती है, तो यहाँ पे जो क्या अपने को मिलता है? सो समय से पहले प्रसव, बड़े वजन वाला नवजात, ओके, ओवरवेट बेबी, लो बर्थ वेट बेबी एंड इम्पोर्टेंस, बेबी के अंदर इम्पोर्टेंसी देखने को मिलती है। ओके, इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा प्री मैच्योर लेबर। ओके, प्री मैच्योर लेबर यहाँ पे देखने को मिलता है, बिफोर 37 जो फीमेल है वो डिलीवरी उसकी हो सकती है। सो क्वेश्चन नंबर 97 का जो करेक्ट आंसर रहता है वो रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 98, इंसुलिन इंजेक्शन सामान्यतः किसके लिए दिए जाते हैं? ओके, दो तरह की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो होती है वो होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलिटस, एंड सेकंड होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलिटस। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 99, सामान्य मानव विकास के लिए प्रतिदिन आयोडीन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर डी 100 to 150 जो मिलीग्राम है वो आयोडीन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक किसी भी नॉर्मल पर्सन को। क्वेश्चन नंबर 100, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन का इस्तेमाल में ली जाती है? सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए कौन सी वैक्सीन को उपयोग में लेना है फीमेल्स के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है, उसे हम सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन काम में लेते हैं। तो ये अपने यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन अपने यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप इन क्वेश्चन से सेटिस्फाई हो, क्वेश्चन के आंसर से, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का अगर उसके बारे में क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम अपना बेस्ट आंसर वहाँ पे देंगे आपको। और थैंक यू वेरी मच मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस से जुड़े रहने के लिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।